हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अपने चैप्टर 2 सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप लोग पढ़ चुके हो रिलेशन क्या RLBP आप पढ़ चुके हो ना RLBP को। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की पहली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था। सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था। और टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और आज हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप अलर्ट हो जाइए और इसको स्टार्ट कीजिए। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। एलिवेशन का मतलब समझो आप एक तरह से इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाना। और इंक्रीज किस में? बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर किसका इंक्रीज होना है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। अब देखो, ये एलिवेशन इसके अंदर किस तरह से होता है, ये आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं कि एलिवेशन का शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया कि एलिवेशन मीन्स क्या होता है। एलिवेशन का अर्थ आप लगाएंगे इंक्रीजमेंट से, और इंक्रीजमेंट किसके अंदर? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। और किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? वो सॉल्यूशन का होगा। अब देखिए, आपने जो सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म किया है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज़ किया है। क्लियर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज़ करके आपने यहाँ पर क्या फॉर्म किया है? सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखो भाई साहब, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? चेक करना ढंग से। आपने सॉल्यूशन फॉर्म किया, सॉल्यूशन के लिए आपने क्या क्या यूज किया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यूज किया। ये सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, यानी कि सॉलिड है, और ये सॉल्वेंट आपके पास क्या है? लिक्विड है। ठीक है ना? तो सॉलिड तो वेपोराइज हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एलिवेशन होगा तो किसके अंदर होगा? अगर सॉल्यूशन में एलिवेशन अगर हो रहा है तो वो किसके अंदर हो रहा है? सॉल्वेंट के अंदर। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ पर एलिवेशन किसके कंपैरिजन में डिटरमाइन करने हैं अपने को? अपने को यहाँ पर जो सॉल्यूशन का एलिवेशन है वो डिटरमाइन करना है किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट इस बॉइलिंग पॉइंट को मैं इस तरह से लिख लूँ, टी नॉट की फॉर्म में, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लूँ मैं? टी। समझ गए? अब यहाँ पर हम किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में मान रहे हैं हम किसको? एलिवेशन को। सॉल्यूशन का जो एलिवेशन उसको किसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं? सॉल्वेंट के में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीवी, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने? टीवी। तो यहाँ पर जो एलिवेशन होगा, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो इंक्रीजमेंट होगा
वो इंक्रीजमेंट आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि जैसे मान लें आपने मान लिया कि डेल टी ये सॉल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, आपको जो यहाँ इस स्टेट में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है ना। प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना है। और आप लोगों को जो एलिवेशन वर्ड का मीन्स है वो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एलिवेशन मीन्स क्या हो सकता है। ये समझ आ गया, एलिवेशन का मतलब इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट किस में, बॉइलिंग पॉइंट में, और बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने सॉल्यूट को मिक्स किया है तो ये सॉल्यूट मान लें हम कि ये यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया आपने, ठीक है ना। अब इसमें जो ये सॉल्वेंट भर रहा है, इस सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट। अब ये जो सॉल्यूट है, एक तो ये इस कंडीशन आ गई सॉल्यूशन की, और एक आप सोच लो कि ये वाला कंटेनर में यहाँ स्पेशल क्या भर रखा है हमने, सॉल्वेंट भर रखा है। अब बताओ ये EGBA में वेपोराइज होगा कि ये EGBA में वेपोराइज होगा, यही तो होगा EGBA में। तो ये तो प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका, सॉल्वेंट का। और इस जगह पर आप जो बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो वो प्योर तो नहीं है, क्यों, उसमें क्या घुला हुआ है, सॉल्यूट घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ है। अब जब से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो वेपोराइज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज होने की कोशिश करेंगे, तो उस टेम्परेचर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, अरे साथ में सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स है ना, नॉन वोलेटाइल, तो वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कुछ टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इस स्टेट में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस बताओ टेम्परेचर के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आया कि नहीं आया। एलिवेशन मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर ये माना 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है तो ये 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स यहाँ पर एलिवेशन तो आ गया ना एलिवेशन। तो इस एलिवेशन को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये आप इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसको, तो नोट करते हैं। देखो आप लोग इस बात को ठीक प्रकार से जानते हो कि जिस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है उसका टेम्परेचर कैसा होगा, तो कैसा होगा, कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वी नो द वेपर प्रेशर of the solution having non-volatile solute is low. क्लियर है रही है ना। अगर आपने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होना ही होना है।
अरे वेपर प्रेशर तो कम क्यों होगा? क्योंकि वो जितना आप नीचे से उसको बॉईल कर रहे हो तो जो टेम्परेचर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को बॉईल करने में काम आना चाहिए था, उस टेम्परेचर के कुछ पार्ट को सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। क्योंकि कम पार्टिकल सॉल्वेंट के वेपोराइज हो पाएंगे, कम पार्टिकल वेपोराइज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। ये तो घटना ही है। हेंस मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, तो हेंस मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू बी इक्वल टू द equal to the atmospheric pressure। आराम से समझ लो लाइन को। आपने सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है और नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट को मिक्स करने पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डाउन हो गया है, लो हो गया है। आगे बात समझ में। अब अगर आपको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, अधिक तापमान की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी तो वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो पाएगा। किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक हो जाता है किससे? सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द boiling point of the solution, the boiling point of the solution is more than pure, कौन प्योर? सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, चलो मैं यही नोट कर देता हूँ। देख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा किससे? प्योर सॉल्वेंट से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उस सॉल्यूशन को आपको बराबर में लाना है वेपर प्रेशर के, किसके? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको किसके भी इक्वल लाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है। तो आपको ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा सॉल्यूशन को। अब सॉल्यूशन को आप ज़्यादा तापमान दे रहे हो तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो तो बढ़ेगा ही ना। अब सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर बढ़ गया है वो किससे ज़्यादा हो गया? प्योर स्टेट में अगर सॉल्वेंट लिया होता तो उससे ज़्यादा तो हो गई। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, अब हम इमेज मान लेते हैं, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीवी। टीवी तो क्या मान लिया मैंने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एंड बीपी लिख रहा हूं मैं भाई, सब समझ जाएंगे ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो लेंगे यहां पर, इज टी नॉट बी। इसको क्या मान लिया हमने? टी नॉट बी। क्लियर है ना। तो अब बताओ, देन एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन आएगा? किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? सॉल्यूशन का। किससे ज़्यादा है? प्योर स्टेट में सॉल्वेंट से। तो अगर आपको एलिवेशन निकालना है, तापमान का अंतर निकालना है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस आपको यहाँ पर निकालना है, तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसमें से घटा दो किसको? प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलिवेशन आ जाएगा। क्लियर आ रहा है? समझे? एलिवेशन आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसको ध्यान से चेक करो बेटा। अब देखो, अभी हम कह रहे हैं, अभी हम जो बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमको सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल लाना है। किसके? किसके इक्वल लाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आगे बात समझ में? भाई ये बात यहाँ पर मैं नोट कर तो रहा हूँ, ये बात यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ना मैं। जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये बात क्लियर आ रही है ना? तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो सकता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो सकता है। भाई आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ा है, और वेपर प्रेशर बढ़ा है तो वो इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? ये बात आप थोड़ा सा टिपिकल पढ़ रही है बात, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दो। जब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसे आपको इक्वल करना है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। क्यों करना है इंक्रीज? क्योंकि बस उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो गया है। अब आपको उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हुआ टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है ना? तो इस रिलेशन को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इफ टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। अब ये सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, देखते हैं अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स क्या कहता है? ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके मोल फ्रिक्शन के। अब ये रिलेशन तो क्लियर हो गया ना? टेम्परेचर को इंक्रीज करो सॉल्यूशन को तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? ये क्लियर हो गया ना? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? उसके वेपर प्रेशर के। उसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स डिपेंड करता है किस पर? उसके मोल फ्रिक्शन पर। द वेपर प्रेशर
ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। दिस लॉ इज नॉन एज राउल्ट्स लॉ। तो ये राउल्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात आई कि नहीं आई थी? आई थी ना। तो लिख सकते हैं हम डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। इसके किसके बराबर हो गया? मोल फ्रिक्शन के, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के, राउल्ट के लॉ के अनुसार। यहाँ पर एक्स बी जो आपने यूज़ किया ये क्या हो गया? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल लिया था आपने उसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, अगर टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के और डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के, तो यहाँ पर नोट किया जा सकता है टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख सकता हूँ ना। एंड टी वी इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट रख रहा हूँ एक्स बी के, क्या रख दिया यहाँ पर? एक कांस्टेंट रख दिया के, यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक्स वी की वैल्यू आपने आर एल बी पी में क्या निकाली थी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है ना। वी नो दैट एक्स बी इक्वल टू, क्या आया था बताओ? अरे मोल फ्रिक्शन निकालना है आपको, किसका? एक्स बी का। अगर एक्स बी का मोल फ्रिक्शन निकालना है तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का। अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसका डिवाइड करना पड़ेगा ना। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर एक्स बी की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ और एन बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी थी तो इसके जो किसका? सॉल्यूट का यहाँ पर क्या लेना था आपको? मोलेकुलर मास और मास। सॉल्यूट के मास में गिवन मास होता है और उसके मोलेकुलर मास का डिवाइड कर देते हैं, तो ये एन बी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर एन ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से निकाला था ना हमने। अब एन बी और एन ए की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया था, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। तो क्या निकल के आया बताओ? एन बी की वैल्यू क्या निकल के आई? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये वैल्यूज़ तो निकल के आई थी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 तो ये रही और इक्वेशन 2 ही रही। अब आप इक्वेशन 2 से एक्स बी की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी वी इक्वल टू के इंटू, ये वाला पूरा रिलेशन नोट करो, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर है ना? क्लियर है क्या नहीं है? ये सिर्फ मैंने इसकी वैल्यूज को तो रखा है बस, और के को आप जो कहते हो डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं हम, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बताओ बेटा, आपने जो सॉल्यूट यूज़ किया था, आपने जो सॉल्यूट यूज किया था वो सॉलिड था, है कि नहीं था। अब आप लोग देख रहे हो, मैंने फर्स्ट में ही जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की थी तो वहाँ पर बताया था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की अमाउंट पर। और अगर हम सॉल्यूशन को क्या ले लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट हमने कर दिया तो जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है और मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम होता है, किससे, वेरी वेरी लेस देन WA/MA। तो आप इस वाली चीज़ को क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो। अरे अभी तो माना था हमने इसको क्या, नेग्लिजिबल। थोड़ा सा ध्यान करे करो बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। यहाँ लिखता हूँ भले मैं, सो इट अज्यूम एज नेग्लिजिबल। इसको हमने क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल। अब ये नेग्लिजिबल हो गया, अब आपके पास क्या बचा है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर TV इक्वल टू K इंटू, देखो WB/MB, WB/MB डिवाइडेड बाई, ये नेग्लिजिबल हो गया तो क्या बचा, WA/MA। ये यहाँ पर रिमेंस रह गया ना बेटा, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो आपके पास रिलेशन क्या पहुंच गया है बेटा, उसको दोबारा से नोट कर रहा हूं मैं। TV इक्वल टू K इंटू WB/MB डिवाइडेड बाई WA/MA, ये रिलेशन आ गया अब आपके पास, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर से क्या निकालना है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना चाहिए बताओ। अगर मैं यहाँ से MA की वैल्यू निकालूं, किसकी निकालूं, MA की वैल्यू निकालूं, तो इसका क्या, ये क्या हो जाएगा बेटा, MA की वैल्यू यहाँ पर हम, तो देखो आगे बढ़ो, यहाँ पर मैं एलिवेशन निकाल रहे हैं ना हम, इसलिए डेल लगाना भूल गया था, आप लोग यहाँ पर डेल ऐड कर देना TV के साथ, TV के साथ में हम डेल्टा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना था। तो एलिवेशन के लिए आपने यहाँ पर देखा था कि डेल TV था, डेल TV, ठीक है ना, डेल TV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P। तो आप इसको सीधा करके लिखिए, और डेल TV इक्वल टू K, अब देखो WB/MB इंटू क्या हो जाएगा, MA/WA। क्लियर है, हो गया ना ये। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, डेल TV इक्वल टू KM, ये जो है पूरी वैल्यू हमने क्या मान ली है, हम M, क्योंकि ये क्या होती है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी होती है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन की मोलेलिटी लिख दी मैंने,
ये सॉल्यूशन की मोलिलिटी तो है, ये सॉल्यूशन की मोलिलिटी तो है, क्योंकि ये मोल फ्रिक्शन की वैल्यूज़ तो लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, के भी कर दूँ इसको, क्योंकि हेयर एम इक्वल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम तो क्या हो गया, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलिलिटी आ गई सॉल्यूशन की कंप्लीटली। और जो ये के है, देखो यहाँ तक तो के यूज़ कर रहा था मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर के भी मैंने अगर नोट किया है तो के बी लिख दो, चाहे के लिख दो, कुछ भी लिख दो, तुम तो के ही लिख दो। चलो, मोलल कांस्टेंट, ये क्या है, मोलल कांस्टेंट किसका, एलिवेशन का। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये रिलेशन बेटा आपको यहाँ पर निकल के आता है कि डेल टी वी इक्वल टू के इंटू एम, ठीक है ना। ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन निकल के आया क्या, डेल टी वी इक्वल टू के इंटू एम। तो आप इसको आराम से नोट कीजिए, ठीक है ना। एलिवेशन निकाला आपने बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल टी इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट, ठीक है ना। डेल टी वी, इसको टी वी लिख सकते हो आप, चाहे डेल टी लिख दो, कैसे भी यूज़ कर लो आप, क्योंकि यहाँ पर हमने डेल टी वी यूज़ किया ना। तो डेल टी वी ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, जो एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में वो किसके हो गया, उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और राउल्ट्स क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूट ले लिया क्या, कंपोनेंट, तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और अगर डेल पी डेल टी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं ना। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हमने यहाँ से हटाया है और इसकी जगह पर हमने एक कांस्टेंट रखा है के। तो यहाँ भी डेल लगाएंगे, डेल टी वी इक्वल टू के एक्स बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने पता था कि एक्स की जो वैल्यूज़ थी वो हमने RLBP में डिटरमाइन की थी। वी नो डैट एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली और ये एक्स बी की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है ना। तो डेल टी वी इक्वल टू के इंटू ये एक्स बी की वैल्यूज आ गई। और अगर हमने सॉल्यूशन को क्या ले लिया, बहुत ही डाइल्यूट ले लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो जो मास होता है सॉल्वेंट का, यानी कि सॉल्यूशन को अगर आपने डाइल्यूट किया है तो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बहुत कम होंगे उस सॉल्यूशन में। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स से बहुत कम होंगे सॉल्यूट के मोल्स। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल अज्यूम कर सकते हैं। और इसको अगर नेग्लिजिबल अज्यूम कर लिया तो ये वाला ही जो वैल्यूज़ हैं हमारे लिए वो कैसे हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास ये वाला रिलेशन बचेगा, ये वाला रिलेशन मैंने अगेन यहाँ पर नोट कर दिया था, ठीक है ना। फिर इसको हमने अरेंज किया था, अरेंज किया है ना, तो डायरेक्ट सीधा अरेंज किया है WB अपॉन MB, ये वाली वैल्यूज। और इसको अगर इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, अपोजिट में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है, ये मोलर मास ही तो है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का मोलर मास ही तो है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही तो हैं ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो डेल टी वी इक्वल टू के एम, और m क्या है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और k क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। k को क्या मान सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आप इसको नोट करो बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का एक ग्राफ भी आता है, क्या, एक ग्राफ भी होता है। आपको वो ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उस ग्राफ को बना लें, फटाफट नोट करो। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। देखो
ग्राफ के लिए इधर तो लेते हैं हम टेम्परेचर, इस साइड में क्या लेते हैं बेटा, टेम्परेचर, और इस साइड में ले लेते हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर को केल्विन में नोट करते हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लगा रहा हूँ, टीवी और T0B और टीवी, ठीक है ना। तो T0B तो क्या हो गया, T0B तो हो गया सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक पॉइंट नोट कर रहा हूँ P, और ये बेटा हमको शो कर रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है ये, ठीक है ना। क्या डिनोट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है ना ये। अब देखो इसको मैं यहाँ से इस जगह पर मिला देता हूँ, सीधी लाइन, टीवी नोट के लिए, और इससे भी एक लाइन में यहाँ पर मिला देता हूँ। अब ये इसके बिटवीन जो ये गैप आ रहा है, ये क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पर अगर इस तरह से डिनोट करेंगे, तो आप लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम लाइन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो ये तो हमारे प्योर सॉल्वेंट के लिए है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो कम होगा, लेकिन ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ AB, और इसको लिख देते हैं CD, और यहाँ पर भी मैं पॉइंट डाल देता हूँ E, और यहाँ पर भी पॉइंट डाल देते हैं F। तो ये होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। आप इस ग्राफ को आराम से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको इस एक्स एक्सिस पे तो क्या लेना है, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर किस में लेना है आपको, केल्विन में, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पर 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। एक तो क्या हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है किससे, टीवी से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। क्यों कम होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या वो मिला हुआ है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इनके बिटवीन इस ग्राफ में यहाँ पर जो ये गैप दिख रहा है, टेम्परेचर के बिटवीन जो गैप है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है ना सॉल्वेंट से, तो वो जो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन को शो कर रहा है डेल टीवी, सॉल्यूशन का जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में उसको कौन शो कर रहा है, डेल टीवी, ठीक है ना। और उसके लिए हम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारी इस तरह की लाइनें यहाँ पर शो होती हैं। तो आप लोग इसको इसी तरह से बेटा थोड़ा सा आराम से ध्यान करके इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो आप फटाफट से इस ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा। अब देखो इसमें एक रिलेशन और होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, और नॉन वॉलेटाइल का जो मोलर मास है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलेशन
बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या रिलेशन निकल कर आता है, इस रिलेशन को देखते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था, क्या रिलेशन निकाला था, डेल टी वी इक्वल टू के इंटू एम। ये एम स्मॉल एम जो क्या था, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मोलिलिटी थी ना ये। आगे बात समझ में। अब देखो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप निकाल चुके हो पहले। m इक्वल टू क्या होता है बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन, ध्यान करो थोड़ा सा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये मोलिलिटी हम डिटरमाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर इस मोलिलिटी की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या निकल जाएगा, डेल टी। देखो बेटा अब हमको यहाँ पर निकलना है क्या, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अभी हमने निकाला था, वी नो दैट, क्या निकाला था, डेल टी वी इक्वल टू के इंटू एम, ठीक है ना। यहाँ पर m क्या था, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो लिख देता हूँ मैं, एंड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपने डिटरमाइन की थी पहले मोलिलिटी को, कैसे डिटरमाइन की थी, m इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये मोलिलिटी हम डिटरमाइन कर चुके हैं इसी चैप्टर में आगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस m की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो डेल टी वी इक्वल टू के इंटू एम की वैल्यू ये रख दो, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर से डिटरमाइन क्या करना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलिकुलर मास लाओ और एम बी इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ, के इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी वी इंटू डब्ल्यू ए। ये वाला रिलेशन आएगा मोलिकुलर मास निकालने के लिए सॉल्यूट के।